Section 13 deals with facts relevant when right or custom is in question. Facts relevant when right or custom is in question. Custom आपने पढ़ा होगा इससे पहले भी. कस्टम कहते हैं जब किसी इंसान को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कोई इख्तियार दिया जाता है कोई काम करने के लिए. लेकिन कस्टम तब बन जाता है जब वो कस्टम के कुछ इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करे. कस्टम का पहला इंग्रेडिएंट ये है कि वो कस्टम जो है वो कभी अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो लॉ ऑफ द लैंड नहीं होना चाहिए, या कभी वो इमोरल नहीं होना चाहिए. और कस्टम का सबसे अहम इंग्रेडिएंट ये है दैट इट शुड हैव बीन प्रैक्टिस्ड फ्रॉम टाइम्स एंटीक्विटी. फ्रॉम टाइम्स एंटीक्विटी. एंटीक्विटी का मतलब होता है कि जहां तक एक इंसान की याददाश्त भी नहीं जा सकती है, ठीक है. मेरे 10 साल पहले वाली जनरेशन जो है अगर वो किसी काम को करते थे तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे जनरेशन से हम ये काम करते आ रहे हैं, मेरा अब ये क्या बन गया, कस्टमरी राइट बन गया. आपको समझ में, काम करने के का मेरा कस्टमरी राइट बन गया. आपको समझ में आ गया. एक क्लासिकल एग्जांपल दूंगा मैं आपको कस्टम की. वो ये है कि चाइल्ड मैरिज जो है इट इज प्रोहिबिटेड अंडर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929. लेकिन इंडिया में बहुत सारे इलाके आज भी है, अगर आप यूपी जाओगे हरियाणा जाओगे वहां पे बहुत सारे इलाके आज भी है जहां पे चाइल्ड मैरिज होती है. आपको समझ में आ गया. बिकॉज ऑफ द कस्टम. वो कोर्ट में ये कह सकते हैं कि जैसा हमें प्रैक्टिस फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल करते आ रहे हैं, तो उस सूरत में वो क्या बन गया, उनका कस्टमरी राइट बन गया उनका. आपको समझ में आ गया. जब भी कोर्ट में ये क्वेश्चन होगा सेक्शन 13 में, जब भी कोर्ट में ये क्वेश्चन होगा, जब भी फैक्ट इन इशू ये होगा कि कोई राइट या कस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, दैट मीन्स क्वेश्चन जो होता है यहां पे दैट इज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम. तो यहां पे दो फैक्ट्स रिलेवेंट है. कब? व्हेन द क्वेश्चन इज as to the existence of any right or custom, then in that situation two facts are relevant. सबसे पहला, कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे ये राइट या कस्टम जो क्वेश्चन में है, जो फैक्ट इन इशू में है, कोई राइट या कोई कस्टम जो फैक्ट जो अंडर इंक्वायरी है कोर्ट में, जो फैक्ट इन इशू में है, कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे ये राइट या ये कस्टम जो क्वेश्चन में है या तो क्रिएट हुआ हो, या तो क्लेम हुआ हो, या तो मॉडिफाई किया गया हो, या तो रिकॉग्नाइज किया गया हो, या तो असर्ट किया गया हो, या तो डिनाई किया गया हो. ये पहली सिचुएशन. कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे ये राइट या कस्टम जो क्वेश्चन में है इज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड और डिनाइड, या वो फैक्ट जो इस एग्जिस्टेंस ऑफ राइट या कस्टम के साथ इनकंसिस्टेंट हो. ये पहली सिचुएशन. क्वेश्चन क्या है इशरत जी? क्वेश्चन ये है कि क्या एक पर्टिकुलर कस्टम या एक पर्टिकुलर राइट जो क्वेश्चन में है, जो फैक्ट इन इशू में है, क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं. कोर्ट को यही डिसाइड करना है, दिस इज द फैक्ट इन इशू. तो कोर्ट यहां पे ये रिलेवेंट है कि नहीं है, दो चीजें देखेगा. पहली चीज ये देखेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन मीन्स जब दो इंसान आपस में कुछ करते हैं, इसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं. आपको समझ में आ गया. कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे ये राइट या ये कस्टम या तो क्रिएट हुआ हो, या तो क्लेम हुआ हो, या तो मॉडिफाई हुआ हो, या तो रिकॉग्नाइज हुआ हो, या तो असर्ट हुआ हो, या तो डिनाई हुआ हो, या कोई भी फैक्ट जो इस कस्टम या राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है. ये पहली सिचुएशन. दूसरी सिचुएशन, कोर्ट क्या देखता है? दूसरी चीज जो कोर्ट देखता है वो ये देखता है कि पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, जिस इंस्टेंसेस में ये राइट या कस्टम या तो क्लेम हुआ हो, या तो रिकॉग्नाइज हुआ हो, या तो एक्सरसाइज हुआ हो, या इस राइट या कस्टम की एक्सरसाइज जो है वो डिस्प्यूटेड है, या असर्ट की गई है, या डिपार्ट की गई है. डिपार्ट मीन्स जब दो चीजें आपस में अलग अलग हो जाती है, अलहदा हो जाती है. दूसरी चीज क्या देखता है कोर्ट? अभी इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आएगा, ठीक है. पर्टिकुलर इंस्टेंसेस देखता है, एग्जांपल्स देखता है कि पज पे गुमुत, क्या गुमुत, ये राइट या कस्टम आमुत क्लेम करने, यह रिकॉग्नाइज करना आमुत,
या एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है, या इसकी एक्सरसाइज जो है, इस राइट या कस्टम का एक्सरसाइज जो है, क्या वो डिस्प्यूटेड है, या क्या इसे असर्ट किया गया है, या इसे डिपार्ट किया गया है। डिपार्ट आपको समझ में आ गया। एक इलस्ट्रेशन में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है कि क्या ए का राइट टू फिशरी है कि नहीं। कोर्ट डिसाइड करूं क्या ए राइट टू फिशरी और नॉट। फिशरी मीन्स गाड़वाड़ राइट, ठीक है। अगर आप सोनमर्ग जाओगे वहां पे आपको मछलियां पकड़ने ही नहीं देंगे, बिकॉज दैट इज ए रॉन्ग, दैट इज ए रॉन्ग। अगर कोई ये कहेगा कि जैसा हमारा राइट है क्योंकि हमारा राइट फलानी दिन फलानी डीड से क्या हुआ था, क्रिएट हुआ था, आपको समझ में आ गया, वो एविडेंस भी रिलेवेंट है। और जैसा हमारे इस राइट को गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है, वो एविडेंस भी रिलेवेंट है, आपको समझ में आ गया। और हर वो कोई एविडेंस कोर्ट में रिलेवेंट मानी जाएगी, हर उस फैक्ट की एविडेंस कोर्ट में रिलेवेंट मानी जाएगी जो इस राइट या कस्टम की एग्जिस्टेंस के साथ इनकंसिस्टेंट हो। इनकंसिस्टेंट मीनिंग जहां पे दो चीजें आपस में मिलती ही नहीं। क्वेश्चन है वेदर ए हैज अ राइट टू फिशरी और नॉट। अब ए कोर्ट में एक डीड दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, डीड, और उस डीड के जरिए इस ए को ये राइट टू फिशरी कन्फर किया गया है, उसको ये राइट दिया गया है, किसके जरिए से, डीड के जरिए से, आपको समझ में आ गया। और ये डीड जो है ये ए को नहीं मिली थी, ए के एंसेस्टर्स को मिली थी। क्या मिली थी, ए के एंसेस्टर्स को मिली थी। वो कोर्ट में क्या कहेगा कि जैसा मेरा परदादा जो था, परदादा का परदादा जो था, उनको ये राइट मिला था, आपको समझ में आ गया। और तब से हम इस राइट को कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे वो किसकी एविडेंस देगा, किसकी एविडेंस देगा, क्रिएशन ऑफ ए राइट। यहां पे उस डीड के जरिए इस राइट को क्या किया गया, क्रिएट किया गया, आपको समझ में आ गया। अब दूसरी चीज, ए का फादर जो है उसने उस राइट टू फिशरी को दूसरे इंसान को मॉर्गेज पे दिया था। क्या दिया था, मॉर्गेज पे दिया था, आपको समझ में आ गया। यहां पे क्या उसकी एविडेंस कोर्ट में रिलेवेंट मानी जाएगी। मैं कहता हूं कि जज साहब इनका राइट नहीं है, इनका राइट टू फिशरी नहीं है, ये मेरा राइट है। कैसे आपका राइट है, क्योंकि इसका फादर जो है जो कहता है कि मेरा राइट टू फिशरी है, इसके बाप ने ये राइट मुझे कन्फर किया था, कैसे, मॉर्गेज के जरिए, आपको समझ में आ गया। यहां पे मेरी एविडेंस कोर्ट में रिलेवेंट मानी जाएगी जो एक है। क्यों, वो क्या कहता है, वो इस राइट को क्या कर रहा है, क्लेम करता है। इसका राइट नहीं है, मेरा राइट है, दैट मीन्स ही इज क्लेमिंग द राइट, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तीसरी चीज, a subsequent grant of fishery by A's father irreconcilable with the mortgage। यहां पे एक और इंसान आता है, वो कहता है कि ए के फादर ने मुझे भी ये राइट दिया था। वो क्या कहता है, मुझे दिया था। ये क्या कहता है, मुझे भी दिया था, आपको समझ में आ गया। और यहां पे दो मॉर्गेजेस हैं और दो के दो मॉर्गेज आपस में रिकंसाइल करते ही नहीं है, इनके बीच में क्या है, तजाद है। क्या है, तजाद। रिकंसिलेशन का अपोजिट जो है दैट इज कंट्राडिक्शन, दैट इज कंट्राडिक्शन। यहां पे दो चीजें, दो मॉर्गेज आपस में क्या करते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं, टकराते हैं एक दूसरे के साथ। ये एविडेंस भी कोर्ट में रेलेवेंट मानी जाएगी, आपको समझ में आ गया, ठीक है। चौथी चीज, कोर्ट ये भी देख सकता है पर्टिकुलर इंस्टेंसेस जहां पे ए के फादर ने इस राइट टू फिशरी को एक्सरसाइज किया था, ठीक है। मैं कहता हूं कि जय साहब ये ए का फादर जो है, मैंने इसको बहुत बार मछलियां पकड़ते हुए देखा। व्हाट इज इट, इट इज अ पर्टिकुलर इंस्टेंस। मेरी एविडेंस जो है वो किसके रिलेटेड है, पर्टिकुलर इंस्टेंस के रिलेटेड। मैं क्या कहता हूं कि मैंने इसके फादर को बहुत बार इसी पौंड में, इसी दरिया में, इसी नदी में मछलियां पकड़ते हुए देखा। दैट मीन्स जहां पे ए के फादर ने उस राइट को क्या किया था, एक्सरसाइज किया था। मेरी एविडेंस भी कोर्ट में रिलेवेंट मानी जाएगी, आपको समझ में आ गया, ठीक है। चौथी चीज है कि मैं कह सकता हूं, दूसरा इंसान कहेगा, कोर्ट में एविडेंस देगा कि जैसा कसम खुदा की मैंने कभी भी इसके फादर को इस दरिया में मछलियां पकड़ते हुए
नहीं देखा है। आपको समझ में आ गया? मेरी एविडेंस कोर्ट में रेलिवेंट मानी जाएगी। वाई? बिकॉज यहां पे दो चीजें आपस में क्या है? इनकंसिस्टेंट। वो कहता है कि मैंने देखा था, मैं कहता हूं कि यहां पे मैंने नहीं देखा था। आपको समझ में आ गया? मेरी एविडेंस यहां पे फैक्ट इशू के साथ क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्या है? इनकंसिस्टेंट। ये सारी चीजें जो है ये कोर्ट में रिलेवेंट मानी जाएगी। आपको समझ में आ गया? दैट मींस सेक्शन 13 जो है इट डील्स विद टू थिंग्स, कस्टम्स एंड राइट्स। कस्टम्स और राइट्स। सेक्शन 13 ले डाउन करता है उन रूल्स ऑफ एविडेंस को जिन रूल्स ऑफ एविडेंस से कस्टम या राइट का कोर्ट में एग्जिस्टेंस का सबूत दिया जा सकता है कि एक कस्टम या राइट एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सेक्शन 13 इसी के रिलेटेड डील करता है। क्या कहता है? सेक्शन 13 में कुछ रूल्स ले डाउन किए गए हैं जिससे किसी कस्टम या राइट की एग्जिस्टेंस कोर्ट में साबित हो सकती है। आपको समझ में आ गया? कस्टम जो था वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ था और आज भी है। आपको समझ में आ गया? आपने इंटरनेशनल लॉ में भी पढ़ा होगा, कस्टम हैज द इफेक्ट ऑफ लॉ। मैंने आपको हिंदू लॉ में पढ़ा था, ठीक है? कस्टम हैज द सोर्स ऑफ लॉ। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स हर कोई लॉ या हर कोई एक्ट जहां पे भी कस्टम की बात आएगी, कस्टम के मुतालिक लॉ जो है वो कंसेशंस देता है। कंसेशंस देता है। क्या देता है? कंसेशंस। दैट मीन्स जहां पे भी कस्टम की बात आ जाएगी वहां पे लॉ रिजिड नहीं है, वहां पे लॉ सख्त नहीं है, वहां पे लॉ क्या है? वहां पे लॉ फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल। वहां पे लॉ जो है वो कंसेशंस देता है। आपको समझ में आ गया? अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई प्रैक्टिस बहुत अरसे से चली आ रही है, ठीक है, तो वहां पे लॉ क्या कहता है कि ये कस्टम जो है, जो लोग, जिस एरिया के लोग, जिस कम्युनिटी के लोग इस राइट को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वहां पे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि ये उनका क्या बन जाता है? कस्टमरी राइट। ठीक है? चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट हम पे एप्लीकेबल नहीं, मुसलमानों पे। ठीक है? मुसलमान जो है वो ड्यूरिंग माइनॉरिटी शादी कर सकते हैं, कोई भी लॉ उनको नहीं पकड़ सकता है। एक चीज तो यह है कि वो हमारा पर्सनल लॉ है, ये बात अलग छोड़िए हम। अब अगर कोई कहेगा कि हम अपने बच्चों की शादी 10 साल की ही उम्र में करते आ रहे हैं, और ये खाली हमारी जनरेशन की बात नहीं है, 10 जनरेशन हम ऐसा करते आ रहे हैं। आपको समझ में आ गया? हाँ, मैंने आपको कहा था कि जब भी मुस्लिम लॉ में किसी बच्चे की शादी करवा दी जाती है, क्योंकि वो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हिज मेंटल इमैच्योरिटी, जहनी तौर से वो क्या होता है? नाबालिग होता है। आपको समझ में आ गया? अब उनकी शादी करवा दी जाती है। कौन करवाएगा शादी? या तो उनके पेरेंट्स या तो उनके गार्डियंस। ठीक है? उसके बाद जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंचते हैं, जब वो बालिग होते हैं, अब उनके पास ऑप्शन होता है, अब उनके पास राइट होता है कि या तो वो उस मैरिज को कंटिन्यू करें या तो उस मैरिज को रेपुडिएट करें। ये ऑप्शन जो है इसको हम मुस्लिम लॉ की भाषा में खयारुल बुलूग कहते हैं या ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है? When a minor boy or a minor girl is given in marriage either by their parents or by their guardians, then when they attain the age of majority, they have an option, they have a right either to continue their marriage or to repudiate it. आपको समझ में आ गया? ठीक है? That means हर कोई लॉ, हर कोई एक्ट कस्टम्स के मुतालिक कंसेशंस दे रहा है। आपको समझ में आ गया? अगर वो कस्टम किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर कम्युनिटी में बहुत अरसे से एक्सरसाइज वो करते आ रहे हैं। ठीक है? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हिंदू मैरिज 1955 ले डाउन करता है प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप मैरिज पर्पज के लिए। प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप वो डिग्रीज मानी जाते हैं जहां पे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर, मिसाल के मैं आपको मुस्लिम भी कहा था, प्रोहिबिटेड टू यू, प्रोहिबिटेड फॉर यू और योर सिस्टर्स, योर मदर्स, योर डॉटर्स, इसी तरह से योर आंट्स वेदर मैटरनल और पैटर्नल, द मदर्स ऑफ योर वाइफ्स, इसी तरह से द डॉटर्स ऑफ योर सन्स। ये सारे रिलेशन जो है ये किस में आते हैं? प्रोहिबिटेड। इनसे एक इंसान शादी नहीं करे, इस शादी के में हराम होते।
आपको समझ में आ गया। इसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ले डाउन करता है मैरिज पर्पजेस के लिए क्या, प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन एट द सेम टाइम हिंदू मैरिज एक्ट ये भी प्रोवाइड करता है कि ये मैरिज जो है दे मे बी सोलमनाइज्ड, ये हो सकते हैं बिटवीन पर्सन्स, उन इंसानों के बीच में इन हुज कम्युनिटी देयर इज अ कस्टम टू दैट इफेक्ट। ठीक है, अगर उनकी कम्युनिटी में ये कस्टम है तो वो ये शादी कर सकते हैं, अगरचे वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में फाल क्यों ना होते हो। आपको समझ में आ गया। पहले एक चीज कहता है, पहले रूल देता है, क्या देता है कि एक मर्द इस लड़की से इस लड़की से इस लड़की से इस लड़की से शादी नहीं कर सकता है, बट एट द सेम टाइम क्या देता है, कंसेशन देता है। क्या देता है, कंसेशन। आपको समझ में आ गया। अगर किसी कम्युनिटी में ऐसा करते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कस्टम इज टू बी प्लीडेड एंड प्रूव्ड। ठीक है, कस्टम ये मैं हवा में नहीं कह सकता हूं कि हम ऐसा करते यार। जो कस्टम के इंग्रेडिएंट्स है, एक इंसान को वो कस्टम के इंग्रेडिएंट्स कोर्ट में प्रूव करने पड़ेंगे, इसी के बाद वो कह सकता है कि हमारा ये कस्टमरी राइट है। ठीक है, अब सपोज देयर इज अ पर्सन, ही हैज मैरिड हिज कजिन, इसने अपनी कजिन के साथ शादी की है। अब कजिन के साथ शादी करना हिंदू लॉ में प्रोहिबिटेड है, मुसलमान में नहीं। मुसलमान में कजिन के साथ शादी कर सकते, लेकिन हिंदू लॉ में जिसके साथ शादी की जाती है वो बिल्कुल पराई होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया, वहां पे कजिन के साथ भी शादी नहीं कर सकती। तो यहां पे अगर ऐसा कोई करेगा, यहां पे अगर एक लड़का किसी कजिन के साथ शादी करेगा तो उसने एक्ट की वायलेशन की कि नहीं की? किस एक्ट की? हिंदू मैरिज एक्ट की। आपको समझ में आ गया। अब वो अपने डिफेंस में कहता है दैट हमारी कम्युनिटी में ये कस्टम है, हमारी कम्युनिटी में ये कस्टम है। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है, अब कोर्ट को देखना है कि वो उस कस्टम को प्रूव कैसे करेगा। ठीक है, वो तो उसी फैमिली ला वहीं एविडेंस। आपको समझ में आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल सच अ कस्टम कैन बी प्रूव्ड। ठीक है, क्या वो ये दिखाएगा कोर्ट में कि उसकी फैमिली के मेंबर्स या उसकी कम्युनिटी के मेंबर्स ने ऐसे ही मैरिज की, दे हैव डन सिमिलर मैरिजेस। आपको समझ में आ गया। लेकिन याद रखो, हजारों सैकड़ों लोगों ने ऐसे ही किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कस्टम बन जाता है। ठीक है, वो अपने डिफेंस में क्या कहता है, हमारी फैमिली के मेंबर्स या हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स अपनी कजिन से शादी करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखो हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स हैव वायलेटेड द एक्ट, उन्होंने एक्ट की वायलेशन की, इससे कस्टम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। आपको समझ में आ गया। इसीलिए एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है प्रूव करना। आपको समझ में आ गया। ठीक है, सिमिलर एग्जिस्टेंस ऑफ राइट जो होता है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम कैसे प्रूव होगा? मैंने अभी आपको कहा, जब कोई राइट या कस्टम की क्रिएशन, कस्टम की असर्शन, कस्टम की रिकॉग्निशन, कस्टम का क्लेम या वो फैक्ट जो कस्टम की एग्जिस्टेंस के साथ क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो। आपको समझ में आ गया। वहां पे उनकी एविडेंस कोर्ट में रेलिवेंट मानी जाती है। ठीक है, इसी तरह से एक इंसान का कोई राइट था या नहीं था, इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। राइट और कस्टम कोर्ट में बहुत डिफिकल्ट होते हैं प्रूव करने। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान को प्रोसिक्यूट किया गया है थेफ्ट के लिए, चोरी के लिए, कि इसने पाउंड में चोरी की है, किसमें? पाउंड मीन्स तालाब। आपको समझ में आ गया। तो वो अपने डिफेंस में ये कहता है दैट ही हैज अ राइट टू फिश इन दैट पाउंड। उसने चोरी किसकी थी? तालाब में किसकी चोरी करेगा वो? मछलियों की। अब वो अपने डिफेंस में क्या कहता है? दैट आई हैव अ राइट, मेरा राइट है। कौन सा राइट? मछलियां पकड़ने का। आपको समझ में आ गया। अब वो खाली एक एविडेंस दे सकता है कोर्ट में, क्या कह सकता है कि मैं इससे पहले भी ऐसा करता आ रहा हूं, या मेरे फैमिली मेंबर्स भी ऐसा करते आ रहे हैं, या मेरे एरिया के लोग जो हैं वो ऐसा करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रीवियस थेफ्ट डज नॉट मेक अ राइट। ये याद है, वो सारी जो है, जो उसके फैमिली मेंबर्स ने किया था, जो उसके बेटे ने किया था, उसके बाप ने किया था, उन्होंने क्या किया था? चोरी। क्या की थी? चोरी। एंड चोरी डज नॉट क्रिएट ए राइट।
ठीक है, प्रीवियस स्टेटस डज नॉट क्रिएट ए राइट। आपको समझ में आ गया? अब ये राइट जो है ये कोर्ट में प्रूव कैसे होगा? सेक्शन 13 इसी के मुतल्लिक डील करता है, ठीक है। टू फैसिलिटेट द प्रूफ ऑफ राइट और कस्टम्स सेक्शन 13 लेज डाउन ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। जो पहला प्रिंसिपल है, ये भी मैंने आपको बताया, पहला प्रिंसिपल जो है सेक्शन 13 का वो ये है कि कोर्ट हर उस फैक्ट की एविडेंस को कोर्ट में एडमिट करेगा जिससे किसी राइट या कस्टम की का ऑरिजिन, ये कस्टम या राइट ऑरिजिन कब, उसका ऑरिजिन कब हुआ था, ये वजूद में कब आया था, ठीक है, या ये क्रिएट कब हुआ था, ये बना कब था। आपको समझ में आ गया? और उसके बाद उसकी सब्सिक्वेंट हिस्ट्री, ऑरिजिन के बाद जो होती है वो सब कुछ क्या होती है? हिस्ट्री। आपके साथ सब्सिक्वेंट हिस्ट्री, सब्सिक्वेंट हिस्ट्री मीन्स यहां पे बाद वाली हिस्ट्री, बाद, सब्सिक्वेंट मीन्स बाद में, ठीक है। सबसे पहले मेरे परदादा ने एक डीड बनवाई थी जिस डीड के जरिए उसे राइट टू फिशरी दिया गया था, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूं कि मेरे परदादा ने किया था, मेरा भी हक है। उसके बाद इशरत जी आती है, कहती है कि इसका राइट नहीं है, ठीक है, इसलिए इसके बाप ने मुझे मॉर्गेज पे दिया था। उसके बाद सबरीना जी आती है कि इशरत जी का भी राइट नहीं है क्योंकि इसके बाप ने मुझे भी मॉर्गेज पे दिया था। आपको समझ में आ गया? यहां से स्नोबर जी आती है, कहती है कि मैंने इसके बाप को मछलियां पकड़ते हुए देखा। यहां से आके बात है मैंने इसके बाप को कभी भी मछलियां पकड़ते हुए नहीं देखी। दिस इज ऑल सब्सिक्वेंट हिस्ट्री। आपको समझ में आ गया? कोर्ट में जो एविडेंस रिलेवेंट मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है? एक तो ऑरिजिन की, और उसके बाद जो भी हुआ हो उस सब की एविडेंस कोर्ट में रिलेवेंट मानी जाती है। मिसाल के तौर पर कोई क्लेम करता है, कोई असर्ट करता है, कोई डिनाई करता है, कोई रिकॉग्नाइज करता है, या कोई वो फैक्ट देता है जिससे दो चीजें आपस में इनकंसिस्टेंट है। आपको समझ में आ गया? दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल ये कहता है पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, दैट मीन्स पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस। प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस, जिस प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस से कोई कस्टम या राइट जो क्वेश्चन में है वो फॉलो किया गया है। पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द कस्टम और राइट इन क्वेश्चन वाज फॉलोड। ठीक है, मैंने भी आपको कहा, वो कहती है कि मैंने इसके बाप को मछलियां पकड़ते हुए देखा। व्हाट इज इट? इट इज ए पर्टिकुलर इंस्टेंस, इट इज अ प्रैक्टिकल इंस्टेंस, मैंने देखा था। ठीक है, यहां से यह कहते हैं कि मैंने इसके बाप को मछलियां पकड़ते हुए नहीं देखा। व्हाट इज इट? प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस। आपको समझ में आ गया? अगर मैं कहूं कि जैसा मैंने उसके बाप को मछलियां पकड़ते हुए देखा था, मेरी एविडेंस भी यहां पे रिलेवेंट मानी जाएगी। व्हाई? बिकॉज इट इज ए प्रैक्टिकल इंस्टेंस। आपको समझ में आ गया? और जो कंडीशंस होती हैं वैलिड कस्टम की, वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूर्णचंद्र घोष वर्सेस दुर्लभ चंद्र घोष में मेंशन की थी कि एक वैलिड कस्टम की कंडीशंस क्या होती है। किसने कहा था? कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूर्णचंद्र घोष, चंद्र घोष, घोष कहिए वर्सेस दुर्लभ चंद्र घोष। इस केस में प्लेंटिफ जो था उसने कोर्ट में केस किया, कोर्ट में स्यू किया, क्योंकि वो एक अपने गांव का एक फर्द था, इनहैबिटेंट था, उसी कैपेसिटी में उसने कोर्ट में स्यू किया। ठीक है, किस हैसियत में, किस कैपेसिटी में? ही इज एन इनहैबिटेंट ऑफ ए विलेज, बसकिंदार। आपको समझ में आ गया? और उसने क्लेम किया कि उसके गांव वाले जो है, गांव के लोग जो है, उनका कस्टमरी राइट है टू परफॉर्म काली पूजा। काली पूजा हिंदू का एक पूजा होगी कुछ, ठीक है। और उन्होंने कोर्ट में क्या कहा? अब एक विलेजर की हैसियत से उसने कोर्ट में यह स्यू किया कि हमारे गांव के लोग जो हैं उनका राइट है ये काली पूजा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और बाकी रिलीजियस सेरेमनी जो क्वेश्चन में थी वो रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे कोर्ट ने प्रिवी काउंसिल के एक ओपिनियन को साइट किया। क्वेश्चन क्या था? क्या इस गांव वाले जो है, क्या उनका राइट है
काली पूजा परफॉर्म करने का या नहीं था। ठीक है, और उसने क्या क्लेम किया कि हमारे गांव के लोगों का ये राइट है। आपको समझ में आ गया? तो कोर्ट ने एक ओपिनियन ऑफ द प्रीवी काउंसिल साइड किया और ये कहा, वो प्रीवी काउंसिल का वो ओपिनियन क्या था, सुनिए। द ट्रू बेसिस ऑफ सच ए राइट लाइज इन कस्टम। अगर इनका राइट है, अगर ये कहते हैं कि हमारा राइट है इस काली पूजा को परफॉर्म करने का, उनका राइट तभी बन जाएगा, उनका ये हक तभी बन जाएगा जब ये उनका कस्टम होगा, जब ये उनका कस्टम होगा। आपको समझ में आ गया? और कस्टमरी राइट जो है वो क्लेम तभी किया जा सकता है, ठीक है, जब ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, नॉट एट पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, कस्टम को प्रूव करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया के लोग, पब्लिक एट लार्ज ये कहे कि हम ऐसा करते आ रहे हैं, बल्कि ये काफी है कि एक डिस्ट्रिक्ट के लोग अगर ये कहे कि हम ऐसा करते आ रहे हैं। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अहम नुक्ता दिया कि ये जरूरी नहीं है कि कस्टम को प्रूव करने के लिए सारे लोग इन वन वॉइस ये कहें कि हम ऐसा करते आ रहे हैं, बल्कि ये काफी होगा, ठीक है, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग ऐसा करते आ रहे हैं। इसलिए मैंने भी आपको कहा कस्टम कैन बी claimed, a person can claim the existence of a custom when he asserts in the court of law that this custom has been practiced in any particular area. What is district? What is district? Particular area. आपको समझ में आ गया? Particular area. Particular area में पूरी दुनिया नहीं आती है, particular area में एक particular area आता है, and this particular area can be a village, it can be a district, it can be a particular city. आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स इट क्रिएट्स ए राइट इन ईच ऑफ द हैबिटेट्स। अगर कोई कोर्ट में ये प्रूव करेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग, हमारे गांव के लोग ऐसा करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं, काली पूजा परफॉर्म करते आ रहे हैं, और अगर वो कोर्ट में साबित करेगा कि हम ऐसा करते आ रहे हैं, इट क्रिएट्स द राइट इन ईच ऑफ द इनहैबिटेंट्स। इस गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, तब उस सूरत में वो उनका क्या बन जाएगा, राइट बन गया, राइट बन जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा, द ट्रू बेसिस ऑफ ए राइट लाइज इन द कस्टम। इनका ये राइट तब बन जाएगा जब वो कोर्ट में प्रूव करेगी कि ये हमारा कस्टम है। आपको समझ में आ गया? और मैंने अभी आपको कहा कस्टम तब बन जाता है जब वो कस्टम इमेमोरियल कस्टम हो। ठीक है, कस्टम बिकम्स कस्टम ओनली when it is an immemorial custom. That means when it has been exercised from time is immemorial, and when any particular exercise has been exercised, when any particular act has been exercised since time is immemorial, it is called that this practice has been practiced since antiquity. Since antiquity. ठीक है, अब सवाल पैदा होता है, what is meant by an immemorial custom? Immemorial custom हम कब कहेंगे, कब कह सकते हैं? ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक ओपिनियन को साइट किया गया, किसमें, यह जानने के लिए दैट व्हाट इज मेंट बाय एन इमेमोरियल कस्टम। इसको समझाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक ओपिनियन को साइट किया। क्या कहा, ए फिनोमिनल इज सेड टू बी हैपनिंग फ्रॉम टाइम इज इमेमोरियल। हम तब कह सकते हैं कि कोई फिनोमिनल, कोई एक्ट, कोई काम, ठीक है, टाइम इज इमेमोरियल से चलता आ रहा है, हैपनिंग में है। ठीक है, कब, व्हेन द डेट ऑफ इट्स कम्युनिस्मेंट इज श्राउड इन द मिड्स ऑफ एंटिक्विटी। जब इसका डेट ऑफ कम्युनिस्मेंट, जिस दिन से ये प्रैक्टिस कमेंस हुई, स्टार्ट हुई, कम्युनिस्ट किसे कहते हैं, स्टार्ट, शुरू, ठीक है, वो छुपी हुई है, श्राउड में है। श्राउड किसे कहते हैं, इंग्लिश में श्राउड किसे कहते हैं, कफन, कफनस, कपड़े। ठीक है, किसमें, इन द मेरिट्स ऑफ एंटिक्विटी, जब किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, मुझे भी नहीं पता लेकिन करते आ रहे हैं, मेरे बाप को भी नहीं पता लेकिन करते आ रहे हैं, मेरे दादा को भी नहीं पता लेकिन करते आ रहे हैं, मेरे परदादा को भी नहीं पता लेकिन करते आ रहे हैं। ठीक है, दैट मीन उसका ऑरिजिन जो है वो बहुत पुराना है। आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब तब ऐसा होगा जब इसकी जो डेट ऑफ कम्युनिस्मेंट जो है, ये प्रैक्टिस स्टार्ट कब होंगी, व्हेन इट इज श्राउडेड, किसमें, एंटिक्विटी में।
तब हम कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिस जो है ये कब से चली आ रही है, फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। आपको समझ में आ गया। लेकिन दिस इज लाइकली टू कॉज डिफिकल्टीज ऑफ प्रूफ। किसी को नहीं पता, लेकिन करते आ रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कौन प्रूव करेगा, कैसे प्रूव होगा कि ये कब से चला आ रहा है, ये टाइम इज इमेमोरियल। अगर 40 जनरेशन पहले ये स्टार्ट हुई है प्रैक्टिस, तो कोर्ट में प्रूव कौन करेगा? 40 जनरेशन पहले कहाँ होंगे? तिमनासन में अर्जी थी कोई नहीं। आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए प्रिवी काउंसिल ने ये जो रिक्वायरमेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट, ये प्रूव करने की दैट द कस्टम इज इमेमोरियल। हमें याद नहीं है लेकिन करते आ रहे हैं, बाप को भी याद नहीं लेकिन वो भी करता था। ठीक, इसी तरह से मेरे बहुत सारे आज पुराने वाले जनरेशन ऐसा करते आ रहे हैं लेकिन उनको भी नहीं पता था, लेकिन वो करते थे। आपको समझ में आ गए। अब कौन प्रूव करेगा कि ये इमेमोरियल फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल से ये प्रैक्टिस चली आ रही है या नहीं आ रही है? इसलिए प्रिवी काउंसिल ने इस रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई किया, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होती है प्रूव करना। ठीक है, सुबहानी वर्सेस नवाब में इसे मॉडिफाई किया। द प्रिवी काउंसिल मॉडिफाइड द रिक्वायरमेंट एज टू द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द कस्टम इज इमेमोरियल। सुबहानी वर्सेस नवाब। ठीक है, लेकिन अब क्या प्रूव करना पड़ेगा? अब चूंकि याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई तो किया कि ये जरूरी नहीं है कि एक इंसान जो क्लेम करता है कि हमारा ये राइट है, हमारा ये कस्टम है, वो इस चीज को प्रूव नहीं कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये प्रैक्टिस सिंस टाइम्स इमेमोरियल से चलती आ रही है, बहुत डिफिकल्ट होता है प्रूव करना। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस रिक्वायरमेंट को क्या किया, मॉडिफाई किया और कहा, ठीक है, कहा कि ये जरूरी नहीं है कि राइट या कस्टम जो है वो सिंस टाइम्स इमेमोरियल प्रैक्टिस में है, इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड सिंस टाइम्स इमेमोरियल, बल्कि ये काफी होगा, कस्टम या राइट को प्रूव करने के लिए ये काफी होगा दैट राइट इज रीजनेबली एंशिएंट। राइट इज रीजनेबली एंशिएंट। एंशिएंट और इमेमोरियल में फर्क है। एंशिएंट मीन्स कदीम, पुराना। पुराना जो है वो प्रूव हो सकता है। मिसाल के तौर पे मेरे दादाजी के वक्त से ये प्रैक्टिस चली आ रही है, दैट मीन्स दिस कस्टम, दिस राइट इज एंशिएंट। ठीक है, इमेमोरियल को कौन याद है? इतना पुराना है किसी को याद ही नहीं। मेरा परदादा जिंदा है लेकिन मेरे परदादा को भी नहीं पता है कि हम ये प्रैक्टिस कब से करते आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि कस्टम या राइट को प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है कि ये कस्टम जो है, ये राइट जो है, ये सिंस टाइम्स इमेमोरियल से चलता आ रहा है, बल्कि ये काफी होगा कि अगर कोई इंसान ये कोर्ट में प्रूव करे दैट दिस कस्टम और राइट इज रीजनेबली एंशिएंट एंड इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड ओपनली। ठीक है, हम जो भी करते हैं हम ओपनली करते हैं, ठीक है, हम पोशीदा नहीं करते हैं, और हम जो भी करते हैं वो पीसेबली करते हैं। ये रिक्वायरमेंट है। इफ द कस्टम इज रीजनेबली एंशिएंट एंड इफ इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड ओपनली एंड पीसेबली एंड विदाउट एनी इंटरफेरेंस, किसी ने हमें इस राइट को एक्सरसाइज करने में किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं की है। ठीक है, तो उस सूरत में ये राइट जो है वो एक कैरेक्टर पाता है। इसमें एक कैरेक्टर आता है। कौन सा कैरेक्टर? कस्टमरी राइट का कैरेक्टर। कब? इफ ए पर्सन प्रूव्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट इट इज रीजनेबली एंशिएंट, we have been exercising it openly and peaceably and without any interference. It is sufficient that this right or custom acquires the character of a customary right. ठीक है, थैंक यू।